आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप ज्योतिबा फूले जयंती पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि जिससे आप उन नोट्स को याद रखकर स्पीच देने के लिए जा सके। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमें हमारी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और ज्योतिबा फूले जयंती की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह हम हमारे तरीके से कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक की तरह एक महान बिजनेसमैन भी थे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हम सब यह तो जानते हैं कि ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक थे, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिबा फूले अच्छे उद्यमी भी थे? दरअसल ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था गोविंदराव फूले। वे सब्जियां बेचा करते थे। ज्योतिबा फूले ने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अपने पिताजी के साथ खेत जाते थे और उन्हें काम में मदद करते थे। साथियों, ज्योतिबा फूले की बुद्धिमत्ता को देखकर उनके कुछ पड़ोसियों ने गोविंदराव फूले को कहा कि वे ज्योतिबा फूले को आगे पढ़ाए। ज्योतिबा फूले ने आगे पढ़ाई की और आगे पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने फूलों का व्यवसाय शुरू किया। वे विदेशी फूल, फल, सब्जियां खेत में उगाते थे और बेचते थे। ज्योतिबा फूले में एक किसान और एक उद्यमी दोनों का मिश्रण नजर आता था। इसके अलावा ज्योतिबा फूले गन्ना उगाते थे और गन्ने का रस होता था, उससे गुड़ बनाकर मार्केट में बेचते थे। इससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होता था। ज्योतिबा फूले पुणे में सब्जियां खरीदते थे और उसे मुंबई भेजते भी थे। आपको मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल ज्योतिबा फूले इसके अलावा के भी बहुत सारे बिजनेसेस करते थे और सही में वे एक अच्छे बिजनेसमैन थे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ ऐसा कि शायद हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहला स्टेप खत्म करना है और हमारी स्पीच की अच्छी शुरुआत करनी है। इसके बाद हम दूसरा स्टेप कवर करेंगे और दूसरे स्टेप में लोगों को यह बताएंगे कि ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया हुआ था। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की हुई थी। दरअसल ज्योतिबा फूले का मानना था कोई भी समाज और कोई भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाएं शिक्षित हो। जिस समय महिलाएं शिक्षित हो सके वैसी संभावना ही नहीं थी, उनके लिए कोई विद्यालय ही नहीं था, उस समय ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र के पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय की शुरुआत की हुई थी। विद्यालय तो शुरू कर दिया, लेकिन समस्या यह थी कि वहां पर पढ़ाने वाली कोई शिक्षिका नहीं थी। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और शिक्षिका बनाया। इसके बाद उस स्कूल में सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने बाधा भी डाली, उनके परिवार पर दबाव भी बनाया और नतीजा यह आया कि ज्योतिबा फूले को अपना परिवार छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुछ समय के लिए लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में रुकावट भी आई, लेकिन ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने इन बाधाओं को पार कर ली और
लड़कियों के लिए 3 और स्कूल्स की शुरुआत की। लड़कियों को एजुकेट करने के ज्योतिबा फुले के इस कंट्रीब्यूशन को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सन 1883 में ज्योतिबा फुले को सम्मानित भी किया। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जिस समय महिलाओं को शिक्षित करना असंभव जैसा ही था, उस समय ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया हुआ था। तो इस तरह से हमें सेकेंड पॉइंट को कवर करना है और हमारी स्पीच में आगे बढ़ना है। अब हम हमारी स्पीच के तीसरे और आखिरी मुद्दे को कवर करेंगे कि जिसमें लोगों को यह बताएंगे कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की हुई थी। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने एक समाज की स्थापना की थी, वो था सत्यशोधक समाज। दरअसल ज्योतिबा फुले को यह पता चल गया था कि सालों से चली आ रही कुरीतियों से लड़ने के लिए संगठित होना जरूरी है। किसी एक व्यक्ति से काम नहीं हो सकता है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने साल 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने मुंबई में निम्न वर्ग के लोगों को समान आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए जागरूक किया। यह समाज का विस्तार मुंबई और पुणे के गांव तक हो गया। कुछ ही समय में इस संगठन की वजह से वंचितों में ऊर्जा का, क्रांति का संचार हुआ। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योतिबा फुले ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया है, लेकिन समाज को उन्नत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में काम किया हुआ है, और वो भी अपनी पूरी लाइफ उन्होंने मेहनत की हुई है। तो इस तरह से आप तीसरा स्टेप कवर कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि इस समाज की स्थापना क्यों की गई थी। इसके बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर जो नोट्स आ रही है उसे याद रख लीजिए, उसे याद करके प्रैक्टिस कीजिए और बाद में स्पीच डिलीवर करने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि ज्योतिबा फुले जयंती पर आप स्पीच कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।